अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक फेरेट कोर है और उसकी आप पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि उससे आप कितनी पावर ले सकते हैं। आप एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाहते हैं कि आप उस कोर को कितने वाट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। एक तो ये कोर कौन से मटेरियल की बनी हुई है। पहली चीज़, ये मटेरियल टू मटेरियल डिफ़र करेगी। अगर आपको मटेरियल का पता है कि जी फेरेट कोर है, जो आम कमर्शियली अवेलेबल हैं वो फेरेट कोर होती है, सबसे सस्ती होती है पाउडर कोर में, तो हम कहते हैं कि जी वो फेरेट कोर है। दूसरी चीज़ कि उसको आप किस टोपोलॉजी में डिज़ाइन करेंगे। आप कौन सा कन्वर्टर बनाएंगे, पुश पुल बनाएंगे, आप उसको हाफ ब्रिज बनाएंगे, फुल ब्रिज बनाएंगे, कौन सी टोपोलॉजी में बनाएंगे। तब जाकर हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इससे कितनी पावर आउटपुट मिलती है। इसके बाद हम इसकी डाटा शीट पे जाते हैं। बदकिस्मती से डाटा शीट के अंदर जो हमें डाटा मिलेगा उससे हमें कुछ भी जानकारी ऐसी नहीं मिलती कि हम उससे ये मालूम कर सकें कि जी वो कोर जो है वो हमें कितनी पावर आउटपुट देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरे पास कोर है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद, ये एक दोस्त की तरफ से मैसेज आया है। उन्होंने कहा है जी मुझे EE55 कोर का मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी चाहिए। मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और जिनका मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या कमेंट पे हो, तो मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम की किल्लत है। वरना मेरा जी चाहता है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। कमेंट्स में जितने भी आपके मैं देखता हूं, मैं लिखे हुए हैं मैंने, और उनको मैं कोशिश करता हूं कि टाइम टू टाइम मैं उनको एड्रेस करूं, लेकिन मैं टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपको प्रॉपरली जवाब नहीं दे पा रहा। जब कोर की डाटा शीट देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है कि एक पीस का डाटा मिलेगा। ये ई है, इसको आप दो पीस जोड़कर ई कोर बना लेंगे, या इसको एक पीस ई का लगा लें और एक आई का लगा लें, तो ये इंग्लिश का लफ्ज़ ई आई बन जाएगा। तो ये कोर एक पीस के लिए यूज़ होगी। अगर आप इसको आई लगा लेंगे, एक पीस लगा लेंगे, तो ये ई आई कोर बन जाएगी। लेकिन अगर आप दो पीस लगा लेंगे ये वाले, तो फिर ये ई कोर बन जाएगी। अभी आपने डाटा मालूम करना है इसका, तो चले शुरू करते हैं। इसको इस तरह रख लीजिए डाटा शीट के ऊपर। अगर आपके पास डाटा शीट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपको बगैर डाटा शीट के भी चलाएंगे। इसमें हमें दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं। एक, कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि जो इसका सेंटर पोल है, अगर तो ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, यानी चौरस है, या चार कोनों में है, तो फिर तो इसका आप ये डाटा ले लें और ये डाटा ले लें, तो ये आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आएगा। अगर ये सर्कुलर शेप में है तो उसका कुलिया और है, फिर उसको हम मिक्स नहीं करते इसमें। तो आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। तो ये इस तरह से और इस तरह से आप डाटा ले लेंगे, पैमाइश ले लेनी है। वर्नियर कैलीपर पकड़ें या पैमाना पकड़ें, यहाँ से पैमाइश ले लें। एक पैमाइश आपने सेंटर पोल की, सेंटर लेग की ये ले लेनी है, ये इतनी आ गई। अच्छा, ये नोट कर लें, ये इतनी आ गई। इसको आपने सेंटीमीटर में लेना है, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। तो कोशिश करें सेंटीमीटर में लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने कैलकुलेशन इसको सेंटीमीटर में करना है। अगर कोर के डाटा शीट को देखेंगे तो ये मिलीमीटर में है, और इसमें आपको अगर ये बताएगा, इसको भी देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर बताता है कि ये कोर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 55 की है, 55 मिलीमीटर है। इधर से लेके इधर तक ये 27 मिलीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 मिलीमीटर है, और ये इसका डाटा और है। ये सारे डाटे इसने यहाँ कैलकुलेशन में बताए हुए हैं। अभी बात करते हैं इस जगह पर। आपके पास कोर है, आपने कैलकुलेशन एक ये ले ली, एक ये ले ली। अगर इस तरह से इसको देख के लिखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17.2 17.2, इस सेंटर लेग की ये कैलकुलेशन। तो मैंने ये लिख ली 17.2 17.2। अच्छा, इसमें फिर इसने कोर को इस तरह करके बताया है, और इसने कहा जी इसकी ये चौड़ाई जो है ये 21 मिलीमीटर है।
तो मैंने इसको 21 मिलीमीटर इधर लिख दिया, क्योंकि जो भाई ने मैसेज में लिखा है कि मुझे EE55 का जानना है, तो EE55 ये मैं TDK की डाटा शीट देख रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है E55 2821, तो ये डाटा हमने लिख लिया। अच्छा, इसमें आ गया 17.2 और 21। क्रॉस सेक्शनल तो एरिया तो हो गया कि ये सेंटर वाली लेग का जो एरिया है वो आपने लेना है। जो विंडो एरिया है कि इसकी विंडो के अंदर जब आपने वाइंडिंग करनी है तो वाइंडिंग यहाँ से लेके ऐसे करनी है आपने। तो ये विंडो स्पेस जो है ये आपके पास कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो अभी चूँकि हम बात कर रहे हैं एक पीस की, तो एक पीस के लिए आप ये पैमाइश ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेग की ये वाली, ये जितनी भी आएगी। यहाँ पर ये बताता है कोर के डाटा शीट में, कोर डाटा शीट में ये बताता है कि जी यहाँ पर 18.5 है, तो मैंने ये 18.5 यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद वो कहता है कि जी अभी देखिए इस डाटा शीट के अंदर एक और मज़े की बात, इसमें इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसने पैमाइश बता दी कितनी, 37.5 है। और उसमें दरमियान वाले पोल की बता दी उसने कि 17.2 ये है। तो 37 में से 17 निकालेंगे, 37.5 17.2 ये निकाल लिया, तो ये पास 20.3 आ गया। जब ये आपके पास आ गया तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दें। किस लिए? टोटल पैमाइश आई थी ये वाली, इसमें से ये निकाल दिया, 37 में से 17 निकाले, पीछे बच गए 20। तो 10 मिलीमीटर ये है, 10 ये है। तो कैलकुलेशन में हमारे पास जो डिजिट आते हैं वो 10.15 हैं। तो ये 10.15 हमारे पास ये आ गए, इस तरह से और इस तरह से। अभी हमने जो पैमाइश ली है, इस पोल की ये वाली पैमाइश, इस पोल की ये वाली पैमाइश, और यहाँ से लेके ये पैमाइश, और यहाँ से लेके ये 4 मेजरमेंट्स हमने ले ली हैं। इस डाटा शीट में भी आपको इसी तरह मिल जाती हैं, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये, और टोटल में से ये माइनस करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक ये जो कट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद मेरे पास ये फेरोक्स क्यूब की इसी पार्ट नंबर पे, इसी साइज़ में ये डाटा शीट है। तो इसमें भी उसी तरह ही है कि 18.5 ये है, और यहाँ पर सारी ये मेजरमेंट इसने बता दी हैं, और इसमें कुछ थोड़ा सा मज़ीद तफसील में जाता है। और इसमें इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो बड़ी मज़े की बात है वो बोबिन आती है। जो भी हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसमें प्लास्टिक बोबिन यूज़ की जाती है। ये तो मेरे पास PQ की है, तो अगर जब हम ये यूज़ करेंगे तो जब इसके अंदर कोर की, हम तो पैमाइश ले रहे हैं कोर की, तो कोर की पैमाइश के बाद जब हम ये बोबिन लगाएंगे तो ये भी एरिया कवर करती है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक है, कुछ ना कुछ मिलीमीटर एरिया ये कवर कर जाएगी। तो ये हमें उसमें से माइनस करना होता है। लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीन फार्मूला बताता हूँ जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आता है। यानी मैं कोशिश करता हूँ कि जो बात शेयर करता हूँ एक तो वो ऑथेंटिक हो, बिल्कुल आप इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें, मैं वो तरीकाकार शेयर करता हूँ। यानी एक तो वो मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट होता है कि उसको मैंने यूज़ किया होता है। इसके बाद में FDK की डाटा शीट देखते हैं हम। जब FDK की डाटा शीट देखते हैं तो इसमें हमें यहाँ पर ये डाटा मिलता है इसका E55 का, E55 का ये मुख्तलिफ डाटे मिलते हैं। 21 है, 17 है, 37 है और 18 है। ये सारे डाटे आपको उसमें से प्लस माइनस करने पड़ते हैं, डायमेंशन निकालनी पड़ती हैं। अभी आप क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे विंडो एरिया। सिर्फ एक पीस का आप विंडो एरिया मालूम कर लें। तो उसके लिए होता है कि विंडो की लंबाई कितनी है और विंडो की चौड़ाई कितनी है। लंबाई ये वाली, चौड़ाई ये वाली, ये 18.5 मिलीमीटर है और ये 10.15 मिलीमीटर है। जब आपने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो एक ये पॉइंट आप एक लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये 18.5 है तो इसको 1.85 कर देंगे। इशारिया जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, यानी ये 1 इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये हमारी कोर की
ये लंबाई आ जाएगी। तो मैंने लिखा है 1.85 सेंटीमीटर और ये 10.15 है तो ये 1.015, क्योंकि 1 डिजिट जो है हमने इधर का लिया क्योंकि 10 पे डिवाइड करते हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, तो 1.015। तो ये कोर आ गई हमारी, इसका विंडो एरिया आ गया 1.8775। अभी आप मालूम कर लें कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसकी 21 है और 17.2 है। ये मैंने 17.2 मिलीमीटर में लिख के उसी तरीके से एक डिजिट को लेफ़्ट साइड पे मूव कराया। इसमें डिजिट नहीं है तो एक के बाद लगा दिया। 17.2 तो इसको 1.72 कर दिया और 21 को 2.1 कर दिया, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 3.612 आएगा। इन दोनों का ये आंसर जो आया और ये आंसर आया, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। विंडो एरिया, ये विंडो एरिया है और इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें 1.8775 और 3.612, तो ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा 6.782। ये मैं आपको साथ में प्रैक्टिकल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो ये है 1.85 मल्टीप्लाई कर दें 1.015, तो ये 1.8775 आ गया। और इसके साथ अभी मल्टीप्लाई करना है आपने 1.72 को 2.1 के साथ, 3.612 आ गया, ये आ गया हमारा। इसको अब मल्टीप्लाई करना है आपने 1.8775, 6.78, ये हमारा सेंटीमीटर फोर्थ पावर आ गई। तो ये अभी कोर का आपने डाटा निकाल लिया। अभी ये डाटा निकाला है आपने एक पीस का। अभी अगर आपने इसको 2 पीस यूज़ करने हैं तो उसके लिए अभी हमारे पास एक चीज़ को अभी समझना है हमने कि जब हमने बोबिन फिट करनी है तो बोबिन फिट होगी इसके इस जगह पे, इसके अंदर। तो इस साइड से इसने विंडो कवर कर ली क्योंकि बोबिन इस साइड से कवर करती है और इस साइड से कवर करती है। इधर से भी कवर हो गया, इधर से भी कवर हो गया। इसके बाद बोबिन ने इस साइड से भी कवर कर लिया, इस साइड से भी कवर कर लिया, तो हमारी विंडो छोटी हो गई। वो आपको माइनस करना पड़ता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो उस सारी कैलकुलेशन को अगर आप क्या करेंगे कि 2 पीस लगाने के लिए मैं आपको सीधा साधा आसान तरीन फार्मूला बताता हूँ और ये पेटेंट है। वो क्या है कि इसको मल्टीप्लाई बाई 1.5 से कर दें, 1.5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 10.17, 10.17। इसको 10 कंसीडर करें। इसको 1.4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपने मैनुअल वाइंडिंग करनी है, लेकिन 1.5 से कर लें तो ये बेस्ट फिट है। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया 10 सेंटीमीटर फोर्थ पावर, एपी इसको भी कहते हैं, एपी कहते हैं या विंडो एरिया कोर एरिया कहते हैं। अभी ये हमारा जो है ये कैलकुलेशन आ गई कोर की। इसकी और भी कैलकुलेशंस हैं, इसको आप कोर ज्योमेट्री में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसका जो फार्मूला होता है कि इसकी आपने पावर कैसे निकालनी है। पावर निकालने के लिए उसका फार्मूला है PO पावर आउटपुट विंडो एरिया कोर एरिया मल्टीप्लाई करें KT से, Bmax से, F से और DCMA से। अभी इन चीज़ों को देखते जाइए। ये मालूम कर लिया आपने विंडो एरिया कोर एरिया, ये हमने कहा जी 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। इसके बाद अब बारी आती है KT की, जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि आप टोपोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आपने कन्वर्टर बनाना है फॉरवर्ड। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये कोर पावर हैंडलिंग चार्ट यूज़ करते हैं तो उसमें जो आपको डाटा मिलेगा वो पुश पुल का मिलेगा, यानी ये जितनी कैलकुलेशन है ये पुश पुल ट्रांसफार्मर पे फिट आती हैं। आपने इसको डीरेट करना होता है। अच्छा, अभी आ जाइए, अगर तो आपने यूज़ करना है पुश पुल के लिए तो उसके लिए करेंगे 0.001 KT टोपोलॉजी कांस्टेंट जो है ये आप 0.001 करेंगे। अगर हाफ ब्रिज के लिए या फुल ब्रिज के लिए करना है तो 0.0014 लगाएंगे। फॉरवर्ड कन्वर्टर के लिए 0005 होगा, 0.0005। इसी तरह
सिंगल आउटपुट फ्लाईबैक के लिए ये फुल ब्रिज है, इसको मैं फुल ब्रिज कर देता हूँ, और ये दो जो है ये फ्लाईबैक है। अभी अगर आपने सिंगल आउटपुट फ्लाईबैक बनाना है तो उसके लिए 0.00033 करेंगे। अगर मल्टीपल आपने ज़्यादा आउटपुट्स लेनी है तो उसके लिए आप ये टोपोलॉजी कांस्टेंट जो है वो 00025 लगाएंगे। इसके बाद बारी आती है बी मैक्स की। करंट फ्लो करवाएंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आप बनवाएंगे, उससे कितने गॉजेस बनेंगे। और सैचुरेट तो नहीं होगी, आपको एग्जैक्ट जितना आपने करंट दी है उसके इक्विवेलेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड बनवा के आउटपुट लेनी है। और साथ में फ्रीक्वेंसी और बी मैक्स का आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसको बढ़ाएंगे एक कम हो जाएगा, एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा। इसके बाद होता है डीसीएमए। डीसीएमए होता है कि आप जब ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ये जितने भी ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन की जाती है, ये जितनी वो उसमें विंडो फिल फैक्टर 0.4 यूज़ किया जाता है वाइंडिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, कि अगर आप 100% उसमें 100% उसमें वाइंडिंग करेंगे तो जो आपने वायर राउंड यूज़ की है, आपने उसमें इंसुलेशन लगाई है, आपने उसमें मार्जिन रखे हैं, आपने उसमें शील्डिंग लगाई है, सारी की सारी वर्किंग के बाद जो कॉपर की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 0.4 यानी 40%। 100% यूज़ किया आपने ट्रांसफार्मर की विंडो को, ये विंडो आपने फुल कर दी 100% यानी 100%, इस साइड से भी और इस साइड से भी मुकम्मल फिल होगी, तो इसमें जो कॉपर की वैल्यू आएगी वो 40% रहेगी। तो उस कॉपर को आप कैलकुलेट करके बताते हैं कि जी मैंने उसमें भी दो तरह की कैलकुलेशन होती है। डीसीएमए होता है एक्चुअल करंट डेंसिटी, ये दो तरह में, एक होती है डीसीएमए और एक को इस शो किया जाता है जे से। ये दो डिफरेंट होती हैं। जे जो होती है वो कैलकुलेट होता है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और एक होता है इंचेस में। ये डीसीएमए जो है वो इंचेस में यूज़ हो रहा है। तो 1 इंच का जो हज़ारवां हिस्सा होता है 0.001 इंच जो होता है वो 1 मिल होता है। यानी 1 इंच को अगर 1000 पीसेस में चेंज कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, तो उसका जो हज़ारवां हिस्सा होगा वो 1 मिल कहलाएगा। इस कॉपर एरिए का कितने मिल आप स्पेसिफाई करेंगे कि उसमें से 1 एम्पियर करंट गुजरे। दो तरीके होते हैं कि आप या तो एरिया मखसूस कर दें कि इतने एरिया में से 1 एम्पियर करंट गुजरेगी, इतने मिल्स, क्योंकि ये बहुत छोटी इकाई है, 1 इंच का हज़ारवां हिस्सा, यानी इंच का इस तरह से पीस ले लें, इंच का इस तरह से पीस ले लें, तो उसको आप 1000 हिस्से में तकसीम करेंगे तो उसमें से कितने हिस्से जो हैं आप यूज़ करेंगे 1 एम्पियर के लिए। या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है कि जी 1 सेंटीमीटर इस तरह, 1 सेंटीमीटर इस तरह, उसमें से कितने एम्पियर गुजरेंगे। नॉर्मली 750 से लेके 500 सर्कुलर मिल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं 1 एम्पियर करंट के लिए। उसको कहा जाता है DCMA, सर्कुलर मिल्स एम्पियर पर एम्पियर। और एक होता है एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो J होती है, लेकिन यहाँ पर हम DCMA यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम 750 है और मिनिमम 500 है। इसके दरमियान में अभी हम चूँकि एक एस्टिमेट कर रहे हैं तो इसकी सेंटर वैल्यू हम 600 कैलकुलेशन में डाल देते हैं। चलिए जी इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 आपने निकाला विंडो एरिया जो कैलकुलेशन की है हमने, एक पीस की कैलकुलेशन की, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, उसके साथ हमने ये यूज़ कर लिया 0.001 टोपोलॉजी। ये पुश पुल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अभी आगे है बी मैक्स के लिए आपको ये फ्लक्स डेंसिटी चार्ट जो है ये यूज़ करना पड़ता है, और ये हर मटेरियल के लिए अलहदा होता है। अभी हम ये फेरेट के लिए, ये फी मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 50 किलोहर्ट्ज़ पे। तो 50, ये 60 है, तो यहाँ पर हम कहते हैं ये 50 है, तो इसके ऊपर आ जाए यहाँ पर। ये तकरीबन 1500 से नीचे क्रॉस कर रहा है, 1400 कह दें आप। हम इसको सेफ मार्जिन में रखते हुए 1300 पे कैलकुलेट करेंगे। यानी ये रेंज यहाँ पर 1400 के करीब आ रही है, तो हम इसको 1300 कहेंगे कि 1300 गाजेस लगाएंगे और 50 किलोहर्ट्ज़।
और DCM में हम कहते हैं कि 600 सर्कुलर मिल जो है वो 1 एम्पेयर के लिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन में 10 को मल्टीप्लाई कर दें 0.001 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1300 के साथ गाजेस ले आए, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 50 किलो हर्ट्ज़ को, और इसको डिवाइड कर दें 600 से। तो ये 1083 यानी 1083 आप कह सकते हैं, ये 1100 वाट। अगर अभी टोपोलॉजी में यूज़ करता हूँ, चेंज करता हूँ या फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, इसी ट्रांसफार्मर को अगर मैं 100 किलोहर्ट्ज़ पे बनाऊंगा तो उस वक्त जो चार्ट में फ्रीक्वेंसी, चार्ट में गाजेज आते हैं वो 900 आते हैं, तो ये 1500 वाट के करीब चला जाएगा। ये कोर जब मैंने 50 किलोहर्ट्ज़ पे रखी तो 1100 वाट आई। जब मैंने फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ की गाजेस कम किए, 900 गाजेस पे आ गया, तो इससे जो वाटेज मिले वो 1500 मिले। अभी इसको अगर मैं फ्लाई बैक के लिए यूज़ करूँगा, सिंगल वाइंडिंग के लिए, तो सिंगल वाइंडिंग के लिए 0.00033 यूज़ करेंगे, और 100 किलोहर्ट्ज़ पे मुझे 495 वाट मिलेंगे। यानी देखिए वहाँ पे 1500 थे, 1500 से ये ऑटोमेटिकली डाउन हो गया 495 वाट पे। तो अगर मल्टीपल आउटपुट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 25 तो 375 वाट आ जाएंगे। वाट उसी तरह डी रेट होते जाएंगे, यानी जो वाट आपको पुश पुल पे मिल रहे हैं उसको आप डिवाइड बाई 3 करेंगे या डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो वहाँ पे पुश पुल की आ जाएगी। अभी हम देखते हैं इसकी एक और एग्जांपल। सेम कोर, यही वाली जो हमारे दोस्त ने कहा है कि मुझे E55, सेम कोर हमें मैग्नेटिक्स में मिलती है, इसको हम प्रैक्टिकल प्रूव करते हैं। ये सेम कोर जो हमने E55 2821 है, तो ये इस कंपनी में ये 56 2821 है, और इसका नंबर है 45528 EC ई कोर। तो इसकी पैमाइशें देख लें, ये इस तरह से हैं। इसकी पैमाइशें उसने आसान की हैं, इसकी पैमाइशें जितनी भी हैं वो उसने इजी कर दी हैं कि उसने कहा है जी ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये है D, तो हमने इसको D लिख लिया। फिर उसने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैमाइश बनती है M, तो हमने ये M लिख लिया कि D को मल्टीप्लाई करना है M से। और फिर उसने कहा है जी F, ये कोर का ये एरिया यहाँ से लेके ये है F, और इस कोर को अगर इस तरह करेंगे तो इसका ये सेंटर सेक्शन जो है वो C होगा। D को M और F को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो यहाँ पर आएगा। उसी कोर के नंबर के सामने आप ABC यहाँ पर लिखे हुए हैं, ABCDE, तो यहाँ पर चले जाइए। उसी तरह से सेम जो हमने कैलकुलेशन लिखी थी, यहाँ पर हमने लिखा था कि एक सेक्शन इसका 17.2 है, तो 17.2 है, दूसरा 1.015 10.15 है, तो ये 10.15 है, फिर है 18.5 1.85, तो ये है, इसके बाद है 21, तो 21 ये है। तो ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ये कोर सिमिलर इसके पावर हैंडलिंग है, तो ये 2.1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें 1.85 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1.72 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1.015 के साथ, तो ये 6.78 आता है हमारे पास इसके कैलकुलेशन। इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 के साथ कर दें तो जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 10.17 आएगा। इसलिए कि अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी वो एक की थी, जब 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये दो कोरे लगाकर इसमें बोबिन की कैलकुलेशन और बाकी सारी चीज़ें इसमें माइनस होकर जो एग्जैक्ट इसका AP है, एरिया प्रोडक्ट है, वो हमें मिल गई। इसको हम 10 कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिए
इस डाटा शीट के अंदर यहाँ पर लिखता है कि विंडो एरिया कोर एरिया ये आता है 9.78, तो हमने कैलकुलेट किया है 10.17। जो मैं बता रहा था कि जी आप इसको 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.49 आएगा, 1.5 के साथ कर लेंगे तो 10.1 आएगा। एरिया प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है WAAC चार्ट, विंडो एरिया कोर एरिया चार्ट, तो इसमें जो विंडो एरिया यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो इसके सामने यही कोर शो हो रही है 4 5 5 2 8, ये हमारी कोर यहाँ पर शो हो गई। अभी इस कोर की आप पावर हैंडलिंग चेक कर लें। ये हमारे पास एक चार्ट इस तरह मिलता है, टिपिकल पावर हैंडलिंग चार्ट। अगर आपको कोर का नंबर पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसमें लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे हमने 1083 वाट किए थे तो यहाँ पर ये वाटेज शो हो रहे हैं, जो यहाँ ये वाटेज शो कर रहे हैं 1100। हमने 1083 वाट किए थे तो ये तकरीबन सिमिलर हैं। फिर हमने 1500 वाट किए थे तो ये 1575 है। सेम वही कोर है 45528 EC जिसका हमने डाटा चेक किया था, तो ये दोनों कोर्स आपस में सिमिलर हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कोर को उसकी पावर हैंडलिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोर अननोन है, आप उसको वैल्यू का नहीं पता, तो इस तरीके से ये मेथड यूज़ करते हुए आप किसी भी कोर को चेक कर सकते हैं कि वो कितनी पावर दे सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।